ठीक है दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्तर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? आवेश ये दो प्रकार का होता है। आवेश एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। याद रखना है दोस्तों, धन आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है और ऋण आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। आगे और अच्छी तरह समझा दूंगा मैं। धनावेशित धनावेशित करने पर द्रव्यमान में कमी तथा ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। हमने देखा कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है। तो जब धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मतलब उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो धनावेशित करने पर द्रव्यमान में कमी हो जाती है तथा ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान में परिवर्तन है उसे डेल्टा एम कहा जाता है और उसे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या और गुणा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणांक के इससे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसका गुलाम होता है। ठीक है, जीएस मात्रा क्या होता है, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट एंड EMU होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, यहाँ पे 1 कूलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU और 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ पे आवेश के कुछ गुण है, जैसे समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। दोस्तों, बंध निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। दोस्तों, आवेश है क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत में क्यू बराबर प्लस माइनस का एन, मतलब ये बट्टे में या ऐसे कुछ नहीं होगा, ये 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अर्थात चाल पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब आवेश इन द रेस्ट एंड आवेश इन द मोशन समान रहेगा। ठीक है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र में ई उत्पन्न करता है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। एक आवेश है गतिशील आवेश में ई व बी उत्पन्न करता है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा कहाँ ई और बी क्या होता है। त्वरित और मंदित आवेश ई बी तथा ऊर्जा विकिरण बी होता है। ठीक है, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये ऊर्जा विकिरण के तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ई बी ये भी तरंगे होती है, हर्ट्ज रेडियो तरंगे इस प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, आवेशन की कुछ विधियाँ होती है, जैसे घर्षण के द्वारा आवेश होता है, चालन के द्वारा होता है, प्रेरण के द्वारा होता है। तो सबसे पहले घर्षण के द्वारा, तो घर्षण के द्वारा में क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं को रगड़ने पर बराबर व विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब आप कंघी करते हैं तो बालों में और कंघी में आवेशन होता है, क्योंकि इन दोनों बाल और कंघी के बीच में घर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, चालन के द्वारा, चालन में क्या होता है, स्पर्श कराकर आवेशन कराया जाता है। इस विधि में दो वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति होती है वह समान हो जाती है, अर्थात दोनों आवेशों की प्रकृति समान होने पर क्या होगा, वे दोनों क्या करेंगे, वस्तु दोनों क्या करेगी, प्रतिकर्षण करेगी। ठीक है, यदि चालकों का आकार समान हो तब आवेश का वितरण है बराबर होगा। ये एक नोट है। ठीक है दोस्तों, कि जब चालकों का आकार समान हो तो आवेश का वितरण बराबर होगा। जैसे अब देखते हैं यहाँ पे, ये एक है, एक ये है, दोनों का आकार समान है। कैसे है, इसकी त्रिज्या भी आर है, इसकी त्रिज्या भी आर है। ठीक है, अब इसके ऊपर आवेश है Q1 है और इसके ऊपर आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या किया है, हमने एक तार से जोड़ दिया है। ठीक है, तार से जोड़ने पर क्या हुआ, मान लीजिए कुछ आवेश इस पर आ गया होगा या कुछ चला गया होगा, इस पर कुछ आ गया होगा या कुछ चला गया होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे Q1 का डेस आवेश हो गया और यहाँ पे Q2 का डेस आवेश हो गया। ठीक है, यहाँ का विभव है V1 है, यहाँ का विभव है V2 है। ठीक है, तो जब विभव तो है समान रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे V1 बराबर V2 है। ठीक है, V1 बराबर V2 है, तो यहाँ पे विभव का फॉर्मूला होता है K Q1/R। Q मतलब आवेश, मतलब K गुणा Q अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे K कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे Q1 इसका Q1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे Q2 इसका Q2 आ गया। अब यहाँ पे दोनों का आकार समान है, तो मतलब इसकी R उसकी R कट जाएगी। K है कांस्टेंट है, तो K से K कट जाएगा, तो यहाँ पे Q1 और Q2 बच जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, Q1 प्लस Q2, आवेश तो समान रहेगा दोनों वस्तुओं पर, पहले और बाद में। तो ये पहले वाली कंडीशन थी, ये बाद वाली कंडीशन है। तो ये पहले वाला आवेश है, तो ये बाद वाले आवेश के बराबर होगा। ठीक है, और हमने देखा यहाँ पे Q1 बराबर है Q2, तो यहाँ पे Q2 की जगह Q1 रख देंगे। ठीक है, तो Q2 की Q1 रखेंगे तो यहाँ पे 2Q1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2 रहेगा ही रहेगा, और अभी 2 है वो इधर आएगा, तो ये Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। तो हमें ये एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रेरण द्वारा में क्या है, बिना स्पर्श कराए आवेशन किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक वस्तु का कुल आवेश होता है वह परिवर्तित होता है। ठीक है,
तो जैसे एक वस्तु है ये है, एक वस्तु है ये है, ये आवेशित है, ये एक अनावेशित है, ठीक है। तो अनावेशित के अंदर क्या होता है, आवेश होता है वह दोनों है, जैसे प्लस माइनस दोनों है इक्वल मात्रा में होते हैं। तो जैसे ये आवेशित वस्तु है प्लस वाली है, इसको इसके पास में लेके जाएंगे तो ये क्या है, अपने विपरीत आवेश को आकर्षित करेगी। तो ये ऋणावेश है, इसके पास में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऋणावेश है, ये इसके पास में आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या है, धनावेश आ जाएगा, ठीक है, जो जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, आ गया। तो इस प्रकार से हम प्रेरण के द्वारा इधर और इधर इसको आविष्ट कर दिया, ठीक है। और ये क्यू आई है, जहाँ पे ये इधर आया है माइनस का और ये इधर क्यू प्लस का है, इन दोनों का वैल्यू है सेम रहेगी। इसे इंड्यूस चार्ज कहा जाता है, तो प्रेरित आवेश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, प्रेरण में भूसंपर्कित कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए भूसंपर्कित वस्तु है और ये है वस्तु प्लस वन लेके आए, तो ये भूमि से क्या करेगा, ये भूमि के अंदर क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों आवेश होते हैं। तो जब यहाँ पे प्लस है ये, तो विपरीत आवेश को आकर्षित करेगा, तो भूमि से क्या है, विपरीत आवेश आएगा और इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण आवेश आ गया। अब क्या किया हमने, इसको उठा लिया, इसको इसके पास था, बट इसको जब इसको भूसंपर्कित से हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ से ऋणावेश था प्लस, आप यहाँ पर आया नहीं था क्योंकि यहाँ पे ऋणावेश था प्लस था, तो यहाँ पे ऋणावेश को इसने आकर्षित कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके पास में ऋणावेश आ गया था। भूमि से हटा लिया तो क्या हुआ, इसके ऊपर ओनली ऋणावेश रह गया और उसने धनावेश भूमि में था ही था, तो इसके बाद ऋणावेश रह गया। तो इस प्रकार से एक ये ऋणावेशित वस्तु बन गई है, ठीक है। और जब एक को उठा लिया तो ये पूरी जगह फैल जाएगा, ये ऋणावेश है, ये इस वस्तु के ऊपर चारों ओर फैल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेरण के द्वारा है, बिना स्पर्श किए है हम आवेशन करा लिया है, ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट चौथा क्या है, आवेश के परीक्षण की सही विधि प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि आवेश के परीक्षण की सही विधि प्रतिकर्षण है या आकर्षण। तो यहाँ पे है वो प्रतिकर्षण आएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक आवेशित वस्तु है, अपने से विपरीत आवेश उदासीन तथा समान आवेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है, ठीक है, समझ में आया। ये एक आवेशित वस्तु है, वह अपने से विपरीत आवेश या उदासीन तथा समान आवेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है, समझ गई। जैसे इसमें ये प्लस का आवेश है, ठीक है। अब ये एक उदासीन वस्तु है, तो इसके के अंदर क्या है, ये इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसा हो गया। अब इसमें फोर्स लग रहा है, मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो दो आवेशों के बीच में फोर्स लगेगा। ये इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। उसकी दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, उसके वर्ग के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो एफ इस समानुपाती 1/r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और F1 बराबर है F2, अतः इस नाविक वस्तु ए ने बी उदासीन को आकर्षित कर रही है, अतः परीक्षण के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये हमने परीक्षण किया था। ये बोला है अतः धनावेशित वस्तु ए ने बी उदासीन को आकर्षित कर रही है, अतः परीक्षण के लिए सही नहीं है। जो अपन ऊपर वाली बात थी उसे सिद्ध नहीं होने दिया है इसमें, इसे हम आगे और समझ लेंगे। आवेश वितरण के प्रकार क्या होता है, आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है, तो ये आवेश का वितरण है। तो आवेश के वितरण के अंदर क्या होता है, हम इसे दोस्तों आगे की क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम 5, 6, 7, 7 पॉइंट है वो हम आगे की क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर बीइंग हियर टुडे, थैंक यू।